नमस्कार दोस्तों। आप ऑब्जर्व करते होंगे जो भी प्रकृति ने हमें चीजें दी हैं, ये सभी चीजें कोई ना कोई एक पैटर्न पर होती हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे जो वृक्ष के पत्ते हैं यानी पेड़ के पत्ते हैं, उन पेड़ के पत्तों का भी पैटर्न एक तरह का होता है। जितने भी वृक्ष हैं, ये सभी वृक्ष अगर एक प्रकार के वृक्ष हैं तो सभी का पैटर्न भी एक तरह का होता है। उदाहरण के तौर पे नारियल का पेड़, नारियल के पेड़ आप कहीं भी देख लीजिए, ये सभी आपको एक ही पैटर्न पर मिलेंगे। तो ये कहना क्या चाहते हैं? पैटर्न एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ जन्म से लेकर के मृत्यु तक जुड़ी रहती है। जिस प्रकार से हम चलना सीखते हैं और चलने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, बोलने का एक तरीका होता है, काम करने का एक तरीका होता है, उसी तरह से हम जब परीक्षा देते हैं, जब हम एग्जाम्स देते हैं, तो एग्जाम्स देना, एग्जाम्स लेना, एग्जाम का पेपर पैटर्न, ये सभी की एक डिजाइन, एक स्ट्रक्चर होती है। तो दोस्तों, आज हम कुछ इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा। तो देखते हैं आज का डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस डिस्कशन में हम ये पता करने वाले हैं कि ये पैटर्न क्या होता है। इस पैटर्न पर हम आज का पूरा डिस्कशंस करेंगे। सो लेट्स सी, आप ऑब्जर्व करेंगे राइट नाउ, तो यहां पर एक फूल हमें सनफ्लावर दिखाई दे रहा है। सनफ्लावर जो बेसिकली इतना ब्यूटीफुल फ्लावर है, ये फ्लावर जहां पर भी सन होता है यानी सूर्य होता है, उसी तरफ ही अपना मुंह कर लेता है। तो ये इसके जीवन जीने का पैटर्न है, ये उसके जीवन जीने का तरीका है। उसी तरह से हम जब पेपर लिखते हैं, हम जब प्रश्न पेपर सॉल्व करते हैं, तो वो सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द बोर्ड पैटर्न, यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्या पेपर पैटर्न है रिगार्डिंग 11वीं के लिए FYJC बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आप ऑब्जर्व करेंगे जनरली जब हम पैटर्न की बात करते हैं, यानी पेपर पैटर्न की जब हम बात करेंगे, तो पेपर पैटर्न में बच्चे पेपर्स तो सॉल्व करते हैं, लेकिन पेपर सॉल्व करने में भी वो कोई ना कोई गलतियां करते हैं। तो ये गलतियां क्या होती हैं, जो अगर हम ये गलतियां समझ लें और गलतियों का पैटर्न समझ लें, तो हम अपने बहुत से मार्क्स बचा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू ऑब्जर्व ऑब्जेक्टिव्स, हम बोर्ड पेपर्स में या इनफैक्ट हमारे एनुअल एग्जाम्स में या कॉलेज के पेपर्स में आप ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जेक्टिव्स जरूर पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाए, आपने इस सब्जेक्ट पर कितनी नॉलेज स्थापित करी हुई है। सो ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली 10 से 20% मार्क्स के होते हैं। हमारे पेपर में भी ये कुछ 20-25 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अलॉटेड होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली जब बच्चे ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स में मिस्टेक्स होती क्या है। सो लेट अस डिस्कस ओवर ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पेपर। आप ऑब्जर्व करेंगे जब अगर पहला पेपर अगर देखा जाए, यानी पहला इन ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस किया जाए, तो यहां पूछा गया स्टेट वेदर यू अग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। यानी अगर आपको एक स्टेटमेंट दिया जाए और आपको पूछा जाए कि ये आप अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे हम इसे लिखते हैं। तो आज हम समझते हैं कि कहां पर हमारी गलतियां होती हैं, और अगर ये गलतियां हम न दोहराएं तो हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो आज का डिस्कशन हमारा पेपर मिस्टेक्स पर होगा, पेपर पैटर्न पर होगा, हमारा रिवीजन होगा ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मिलेगा इंपॉर्टेंस, यानी कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए ताकि हम एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाए। तो आइए दोस्तों, अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 उन्होंने पूछा स्टेट वेदर यू अग्री और डिसएग्री। पहला है कॉन्ट्रा एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक। सो आपके हिसाब से मुझे बताइए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप अग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। आप ऑब्जर्व करें कि यहां पूछा गया है कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जो बेसिकली किसी भी बुक में दोनों तरफ, यानी डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड, दोनों साइड पर रिकॉर्ड होती हैं। इन एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्रीज कहा जाता है। और कॉन्ट्रा एंट्रीज दोनों तरफ अगर रिकॉर्ड करनी हो
तो एक ही बुक होती है जहां पर ये रिकॉर्ड की जाती है, एंड द आंसर इज कैश बुक एंड नॉट पेटी कैश बुक। तो हमें इसका आंसर किस तरह से लिखना चाहिए? ऑब्वियसली ये आंसर अग्री होगा या डिसअग्री? सर आंसर है इसका अग्री। लेकिन बच्चे 90% मिस्टेक क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं यहां पर बच्चे? या तो वो लिखेंगे आई डू नॉट अग्री। सर आई डू नॉट अग्री आंसर तो सही है, आई डू नॉट अग्री आंसर सही है, लेकिन आपको पूछा गया स्टेट वेदर यू अग्री और डिसअग्री। यहां पर आपने गलती क्या करी कि आपने अपने तरफ से डू नॉट वर्ड ऐड किया। इस वजह से ये क्वेश्चन, सिंस हम ग्रामर आपका चेक नहीं कर रहे हैं कि रिगार्डिंग आप ग्रामर के हिसाब से ग्रामेटिकली आप सही हो या गलत हो, हम ये फोकस कर रहे हैं कि आप अग्री हो या डिसअग्री हो। तो हमें अपना आंसर भी अग्री या डिसअग्री पैटर्न पर ही लिखना चाहिए, रादर देन हम इस तरह से लिखें। सो आई डू नॉट अग्री के बजाय हमें लिखना चाहिए डिसअग्री। बच्चे कभी कभी गलतियां करते हैं, यानी ज्यादा करके लोग इसे ट्रू या फॉल्स इस तरह से सोचते हैं कि आई अग्री और डिसअग्री। सो याद रहे, आपको ट्रू या फॉल्स, आपको आई डू नॉट अग्री इस तरह के स्टेटमेंट नहीं लिखने हैं। द रीजन, अगर हम इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे तो ऑब्वियसली हमें एक भी मार्क्स मिलने वाले नहीं है, और यहां पर आप लूज करोगे आपका एक इंपॉर्टेंट मार्क। ऐसे अगर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पांचों में हम अगर इस तरह की गलतियां करते हैं तो आपके 5 मार्क्स सीधे डिडक्ट हो जाएंगे। तो हमें इसे लिखना कैसे है? हमें इसे डायरेक्टली लिखना है यस आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट। इनफैक्ट हमें यस और नो भी नहीं लिखना, हमें डायरेक्ट हमारा आंसर आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट लिखना होगा। आई अग्री विद द स्टेटमेंट और आई डिसअग्री। ठीक है, तो आपने पहली मिस्टेक्स जो जनरली बच्चे यानी आप लोग या ज्यादा करके लोग जो करते हैं, ये मिस्टेक अगर हमने अपनी सुधार ली तो आई एम श्योर आपके 5 मार्क्स बच जाएंगे। दूसरी मिस्टेक्स जो जनरली ऑब्जर्व की जाती है पेपर में, जब बच्चे पेपर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन आता है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए। सर क्या क्वेश्चन है ये? डेबिट बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो ये डेबिट बैलेंस बेसिकली होता क्या है? जब भी हम बैलेंस की बात करते हैं तो हम उस साइड की बात करते हैं जो साइड हेवी होता है। अब ये हेवी का क्या मतलब है? हमें पता है किसी भी अकाउंट्स में 2 साइड्स होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। जब भी अकाउंट अफेक्ट होता है कहीं पर तो या तो वो डेबिट साइड पर अफेक्ट होगा या क्रेडिट साइड पर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने मशीन खरीदी और कैश पे किया, तो जब हम मशीन्स खरीदते हैं तो मशीन आ रही है और कैश जा रहा है। सो मशीन डेबिट होगी, सो मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड पर और कैश अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड पर। तो एवरी अकाउंट एक बार अफेक्ट होता है, यानी हर ट्रांजैक्शन में एवरी टाइम अ पर्टिकुलर अकाउंट एक ही बार अफेक्ट होता है। ये एक पैटर्न होता है जिस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। सो जब हम बात करते हैं डेबिट बैलेंस, यानी वो अकाउंट डेबिट साइड ज्यादा अफेक्ट हुआ है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट साइड ज्यादा अफेक्ट हुआ है? डेबिट बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट। हमें पता है फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है टू रिकॉर्ड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लिखा जाता है, व्हाइल ऑल डायरेक्ट इनकम्स को क्रेडिट साइड लिखा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में एक ही इनकम क्रेडिट साइड लिखी जाती है एंड दैट इज सेल्स। इस केस में डेबिट बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट विल शो अस ग्रॉस लॉस। लेकिन बच्चे यहां पर किस तरह से गलतियां करते हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड हियर। जनरली हम क्या लिखेंगे? डेबिट बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस लॉस। सर आपने आंसर तो लिख दिया है, क्या ये सही है? आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी आप ऑब्जर्व करोगे यहां एक गलती है। बोले क्या गलती है? हमें तो कोई गलती महसूस नहीं हो रही या हमें कोई गलती समझ में नहीं आ रही। आप ऑब्जर्व करोगे इस केस में आपने अंडरलाइन नहीं किया है। सर अंडरलाइन यानी इस केस में आपने स्टेटमेंट तो लिखा, लेकिन स्टेटमेंट लिखने के बाद जो आंसर है उस आंसर को आपने अंडरलाइन नहीं किया। तो याद रहे इस गलती की वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सो आपको लिखना किस तरह से है? आपको लिखना है डेबिट बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस लॉस। अगर ये गलती हम ना करें तो बिलीव मी आपके 5 मार्क्स और बढ़ जाएंगे।
तीसरी गलती जहां पर बच्चे करते हैं, राइट, गिव वन वर्ड टर्म फ्रेज फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, एक स्टेटमेंट दिया गया और आपको पूछा गया कि इस स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा। यानी एक वर्ड या एक टर्म में या एक पर्टिकुलर फेज में उसको अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आप उसे कैसे डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टेयर। ड्यू टू वेयर एंड टेयर यूज करने के वजह से, राइट, असेट की वैल्यू कम हो रही है। सो दिस रिडक्शन, दिस श्रिंकेज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, उसे हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, आपने सही गेस किया, द आंसर इज डेप्रिसिएशन। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गलतियां करते हैं। सर क्या गलतियां करते हैं? आप ऑब्जर्व करोगे, वो लिखेंगे आंसर है वर्ड, या फिर आंसर है टर्म, या फिर आंसर है फ्रेज। यानी हमारे दिमाग में ये चीज आ रही है कि इसको डिफाइन करने के लिए मैं क्या डिफाइन करूं या क्या डिस्क्राइब करूं, तो हम आंसर लिख देते हैं वर्ड, टर्म या फ्रेज। याद रहे, ये आंसर एब्सोल्युटली रॉन्ग है। सर क्यों रॉन्ग है? बिकॉज आपने वो वर्ड, वो टर्म या वो फ्रेज तो बताया ही नहीं। आपको पूछा गया था वो हिडन डिस्क्रिप्टेड वर्ड आपको बताना है। तो याद रहे, इस तरह से आपको आंसर नहीं लिखना है। और अगर आंसर हम इस तरह से लिख देंगे तो आपके 5 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन के 1 मार्क, तो 5 क्वेश्चन के आपके 5 मार्क्स सीधे चले जाएंगे। तो आपको आंसर किस तरह से लिखना है? व्हाटएवर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, हमें डायरेक्टली उसका आंसर लिखना है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट जो जनरली बच्चे गलतियां करते हैं, जैसे फाइंड द ऑड वन आउट। अब ऑड वन क्या होता है? ऑड यानी एक ऐसी चीज जो उस पर्टिकुलर पैटर्न में फिक्स नहीं होती या फिट नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर हमने हमारे घर पर पार्टी रखी है और पार्टी में हमने बच्चों को इनवाइट किया है, एंड अगर आप ऑब्जर्व करें कि सिर्फ बच्चों के बजाय एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो इनवाइटेड नहीं था, या वो व्यक्ति फॉरेनर है, या वो व्यक्ति जो आपके पहचान का नहीं है, तो ऑब्वियसली वो व्यक्ति हो जाएगा ऑड वन। दूसरा एग्जांपल के तौर पर, आपने सिर्फ लड़कियों को, कन्याओं को पार्टी के लिए घर पर बुलाया है। सो बच्चों की पार्टी में, बर्थडे पार्टी में जब कन्याओं को बुलाया गया है और अगर वहां पर एक लड़का मौजूद होता है तो ये लड़का ऑड वन हो जाता है। द रीजन, वहां पर सिर्फ लड़कियों को ही बुलाया गया था। तो क्वेश्चन अराइजेस कि यहां पर जो हमें ऑड वन है, वो ऑड वन हमको आइडेंटिफाई करना है। द ऑड वन कैन बी रिलेटेड टू एक्सपेंस, इनकम, असेट और लाइबिलिटीज। इट कैन बी रिलेटेड टू डिफरेंट अकाउंट्स। तो हमें यहां पर कंसेप्ट को समझना है कि यहां पर अंदर हिडनली क्या ऐसी चीज है जो ऑड वन हो सकती है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे सैलरी अकाउंट, प्रिंटर अकाउंट, रेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अब आप कोशिश कीजिए इसे एनालाइज करने की कि ये हो क्या सकता है। नाउ सैलरी हम एज अ बिजनेस देते हैं अपने एम्प्लॉइज को। प्रिंटर हम खरीदते हैं ताकि हम प्रिंट कर सकें, कोई प्रिंट आउट ले सके। रेंट हम पे करते हैं ताकि हम ऑफिस को यूज कर सकें, कस्टमर्स को कन्विंस कर सकें। एडवर्टीजमेंट हम वो एक्सपेंडिचर, वो खर्च करते हैं जहां पर हम अपने आप को प्रमोट कर सके या हम अपने आप को एडवर्टाइज कर सकें। तो आप ऑब्जर्व करेंगे सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस हो गई, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। लेकिन प्रिंटर भी एक्सपेंडिचर है। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे सैलरी, रेंट एंड एडवर्टीजमेंट, दे आर आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंडिचर है जो हम बार बार, लगातार, हर बार करते हैं। लेकिन प्रिंटर हम हर बार खरीदते नहीं है। सो हेंस प्रिंटर यहां पर स्टैंड आउट होता है ऑड वन। तो अब जनरली हम क्या मिस्टेक करते हैं, क्या हम इस पैटर्न में हम यहां पर कहां गलतियां करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। आप ऑब्जर्व करोगे सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, दे आर आवर एक्सपेंडिचर। हमने प्रिंटर को अंडरलाइन करना चाहिए था, लेकिन हमने उसे अंडरलाइन नहीं किया है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो यहां गलतियां क्या होती है, बेसिकली आप पूरा का पूरा आंसर आप फिर से लिख देते हो और आप पेंसिल से इसे अंडरलाइन करते हो। याद रहे, इस तरह से अगर हम आंसर लिखते हैं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे।
सर यानी अगर हमने इस तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने आंसर के रूप में कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जो आपने ऑड वन आइडेंटिफाई करेक्टली किया है, लेकिन यहां पर आपको कहा गया था कि आपको फाइंड करना है, आपको लिखना है व्हाट इज द प्रिंटर। तो अगर हम इस पैटर्न पर हम आंसर लिखते हैं तो यहां पर हमारे 1 मार्क्स हम लूज कर सकते हैं। तो आपको लिखना कैसा है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है प्रिंटर। तो कितना कितनी चीज आपको समझनी है, बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो ज्यादा करके बच्चे मिस्टेक्स करते हैं और मार्क्स अपने लूज करते हैं। नाउ कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जहां पर आप ऑब्जर्व करोगे कि इस तरह की मिस्टेक्स पाई जाती हैं। अब ये मिस्टेक्स हैं क्या, बेसिकली जर्नल एंट्री या जर्नल प्रॉपर। जब भी हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो किस तरह से हम गलतियां करते हैं वो नॉर्मली लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जनरली आप ऑब्जर्व करेंगे, हेडर यहां पर देखा जाए तो आपने जर्नल एंट्री तो एंट्री पास करेक्टली करी है। जैसे यहां पर आपने मशीन परचेज करी बाय पेइंग कैश, ओके, एंट्री इज रिकॉर्डेड करेक्टली, डेट भी आपने सही लिखा, नरेशन भी आपने सही लिखा। लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे सबसे मेजर गलती हमने करी कि हमने ऊपर टाइटल ही नहीं लिखा। अब टाइटल में क्या टाइटल लिखना है, आपको लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सर्टेन पर्सन और इन द बुक्स ऑफ सर्टेन बिजनेस। दूसरी तरह की मिस्टेक आप ऑब्जर्व करोगे अमाउंट को लेकर के, राइट। आप ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर हमने टाइटल लिखा है सही से, जर्नल ऑफ मेसर्स माधव ट्रेडर्स, हमने बाकी जर्नल एंट्रीज लिखी हैं, लेकिन गलती क्या करी है, हमने सिर्फ डेबिट साइड पर एंट्री रिकॉर्ड करी, लेकिन क्रेडिट अमाउंट हमने लिखा नहीं। याद रहे, अगर इस तरह की मिस्टेक होती है तो आपको 1 भी मार्क्स इसके नहीं मिलेंगे। जनरली जर्नल एंट्री के 1.5 या 2 मार्क्स रखे जाते हैं, और अगर हम इस तरह की गलतियां कर देते हैं, ऑब्वियसली ये मिस्टेक्स हमने जानबूझ करके नहीं करी, अनजाने में करी, इग्नोरेंस में करी, लेकिन इग्नोरेंस की वजह से हमारे 1.5 मार्क या 2 मार्क जा सकते हैं। तो आपको ये चीज समझना है कि ये गलती हमें दोहरानी नहीं है। तीसरी तरह आपने ऑब्जर्व करी कि इसके अंदर, इस मिस्टेक्स के अंदर आपने ऑब्जर्व किया डेट, अकाउंट, अमाउंट भी आपने सही लिखे, लेकिन क्रेडिट साइड पर अकाउंट पर्टिकुलर आपने लिखा ही नहीं, यानी डेबिट इफेक्ट दे दिया है, लेकिन क्रेडिट साइड पे क्या लिखना है हमें पता नहीं है। या तो हम लिखते नहीं है, या तो हम इस तरह से लिखते हैं ताकि हमें या एग्जामिनर को पता न चले। और याद रहे, अगर इस तरह की मिस्टेक होगी तो आपके 1.5 से 2 मार्क्स कट सकते हैं। चौथी जो कॉमन जनरल मिस्टेक, जो जनरल पैटर्न पर मिस्टेक्स होती है, वो ये है कि यहां पर नरेशन नहीं लिखा गया। याद रहे, अगर 1.5 मार्क आपकी एंट्री को रखा गया है तो हाफ मार्क्स, आधे मार्क्स आपके नरेशन को लेकर के हैं, और अगर नरेशन आपने नहीं लिखे तो आपके हाफ मार्क्स, यानी अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मिस्टेक्स हो जाती है और कितने हमारे मार्क्स अननेसेसरली चले जाएंगे। तो जर्नल एंट्री में या जर्नल प्रॉपर में बेसिकली यू विल ऑब्जर्व ये 4 तरह की मिस्टेक्स कॉमनली पाई जाती हैं। अगर ये मिस्टेक्स को हम ओवरकम कर लें, अगर ये मिस्टेक्स को हम न करें, न दोहराएं, तो आप काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दूसरा, लेजर पोस्टिंग। अब लेजर हमें पता है कि आफ्टर जर्नल एंट्री हम लेजर में पोस्ट करते हैं, तो यहां पर भी कुछ पैटर्न होते हैं मिस्टेक्स करने के जो जनरली ऑब्जर्व किए जाते हैं व्हाइल असेसिंग द पेपर्स। सो यहां पर सेम बेसिकली चीज, हेडर ना लिखी गई, यानी कौन सा अकाउंट है वो ही हमने लिखा नहीं, वेदर ये कैश अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, कौन सा टाइप का अकाउंट है ये हमने यहां पर लिखा ही नहीं। और जब इस तरह से अगर हमारी मिस्टेक होगी तो जितना भी अंदर हमने लिखा है इन सब के मार्क्स मिलेंगे? स्वाभाविक है नहीं मिलेंगे। दूसरा है अमाउंट। सर अमाउंट यानी यहां पर 0 लिखने में हमने गलती करी। अब गलती क्या करी, हमें लिखना था 90,000 लेकिन हमने एक 0 कम लिखा। 0 हैज नो वैल्यू, तो क्या लिखने की जरूरत है। याद रहे, यहां पर अगर इस तरह की गलती होती है तो आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट होते हैं, बिकॉज हर एंट्री के हाफ मार्क्स मिनिमम अलॉटेड होते हैं। सो ये सेकेंड टाइप ऑफ मिस्टेक्स जनरली ऑब्जर्व की जाती है। थर्ड टाइप इज लाइक रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। अब रॉन्ग साइड यानी क्या, मशीनरी हमारे लिए रियल है, रियल यानी रियल अकाउंट है, और जब हम मशीन खरीदते हैं तो मशीन हमारे पास आती है, मशीन कम्स इन, हमें लिखना चाहिए डेबिट साइड पर, लेकिन हमने यहां गलती क्या करी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ऑन डेबिट साइड हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया और अमाउंट भी गलत लिखा। तो इस तरह से मिस्टेक्स हो जाती है
अननोइंगली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। और अगर ये इग्नोरेंस हम संभाल लें तो हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। चौथी, एक तरह की एंट्री जहां पर हमने एंट्री लिखी ही नहीं, यानी एंट्री हम लिखना ही भूल गए, पोस्टिंग करना ही भूल गए। तो बेसिकली आप ऑब्जर्व करोगे, अगर इस तरह की मिस्टेक्स होगी तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे ही नहीं। ये 4 तरह की कॉमन मिस्टेक्स लेजर पोस्टिंग के दौरान पर पाई जाती है, और अगर ये लेजर पोस्टिंग की मिस्टेक्स अगर हम अवॉइड कर लें, हम समझ लें, तो बिलीव मी आपके काफी मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स हैं वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी करते हैं। अब ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स क्या होती है? बेसिकली हमें कैलकुलेट ऐड करना है लेकिन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर हमें मल्टीप्लाई किसी और नंबर से करना है लेकिन दिमाग कोई और नंबर हमारे सामने रख देता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके सामने ग्रॉस वैल्यू है 90,000 और हमें 6% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करना है। हमें यह भी पता है कि 6% ऑफ 90,000 होना चाहिए 5,400, क्योंकि 6 9 जा 54, 5,400, लेकिन हमारा दिमाग क्या लिख देता है इसे? 4,500। ये जनरली कॉमन मिस्टेक्स है जो हर किसी के साथ, आपके साथ, मेरे साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर इंसान के साथ होती है। लेकिन अगर हम यहां पर थोड़ा ध्यान दे दें और अपने आंसर को रीचेक कर लें, राइट, दोबारा चेक कर लें, तो ये मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर ये बड़ी मिस्टेक कम हो जाती है तो आगे आने वाले जो उसके आंसर हैं हमें वो सही आंसर मिलेंगे। इस केस में हमें आंसर गलत मिला क्योंकि हमने कैलकुलेट ही गलत किया। तो और क्या कहा, और कहां पर मिस्टेक्स होती है आप ऑब्जर्व करोगे जीएसटी कैलकुलेशंस के लिए, यानी सीजीएसटी। जब आपको कहा जाए 5% सीजीएसटी, 9% सीजीएसटी, 18% सीजीएसटी, इस तरह के जीएसटी परसेंटेजेस आपको दिए जाएंगे कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर इस तरह की मिस्टेक्स ना हो। सो जीएसटी हो, एसजीएसटी या ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, परसेंटेज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आरडीडी, ये जनरली परसेंटेज में दिए जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ये मोस्ट ऑफ जितने भी एंट्रीज यहां पर सामने आई हैं, ये सभी कैलकुलेशन मिस्टेक्स के वजह से हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो अगर हम अपना ध्यान थोड़ा इन कैलकुलेशंस पर रख लें, थोड़ा ध्यान से अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें, तो हमारे काफी मार्क्स बच सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये और एक टाइप की पैटर्न आप ऑब्जर्व करोगे जब बच्चे इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब इसे कहते हैं टोटलिंग मिस्टेक्स या फिर कास्टिंग मिस्टेक। अब कास्टिंग मिस्टेक होती क्या है? जनरली 15,400 प्लस 12,500 कितना होगा? आप कहेंगे सर ये होता है 27,900। तो यहां पर आपने ऑब्जर्व किया, आना चाहिए 27,900 रुपए, लेकिन हमने लिखे कितने? 37,900। हमने कम लिखे या ज्यादा लिखे? आप ऑब्जर्व करेंगे यहां पर हमने ज्यादा लिख दिए हैं। सच टाइप ऑफ मिस्टेक इज कॉल्ड एज ओवरकास्टिंग। उसी तरह से एक और एक तरह की मिस्टेक हो सकती है, जैसे 15,400 प्लस 12,500, हमने टोटल किया 27,900 रुपए हम लिखना भूल गए। इसे हम कहेंगे अंडरकास्टिंग एरर, यानी ऐसा एरर, ऐसी मिस्टेक जहां पर हमारी टोटलिंग में मिस्टेक हो रही है। राइट, देयर आर सर्टन अदर थिंग्स जो आपको फोकस करनी चाहिए, जो आपको समझनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी बेसिकली जब हम अकाउंट्स की बात करें, बुक कीपिंग की बात करें, तब सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कंसेप्ट्स पर। याद रहे, सम इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसका कंसेप्ट, उसका प्रोसेस। एक बार हम प्रोसेस को समझ जाते हैं, एक बार आप कंसेप्ट समझ जाते हैं, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है रिगार्डिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर। एक बार कंसेप्ट आपका सही है तो आप पोस्टिंग सही करोगे और आपकी मिस्टेक्स कम होगी। दूसरा, जनरल टाइप ऑफ मिस्टेक्स, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट हम जनरली कैलकुलेशंस जो करते हैं वो मेंटली करते हैं। अब मेंटली यानी क्या? जैसे 5% ऑफ 20,000, तो आप ऑब्जर्व करेंगे 5% ऑफ 20,000 हम कैसे कैलकुलेट करें? तो 10% 2,000, 5% 1,000। ये गलत नहीं है तो सही, लेकिन कोशिश करें कि आप इसे पेपर पर लिख करके सॉल्व करें। जब आप पेपर पर लिखेंगे तो जो सामने दिखाई दे रहा है आप उसको समझ पाओगे, और जब आप समझ सकेंगे तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तीसरा, इनकरेक्ट रीडिंग एंड ऑब्वियसली इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, यानी यहां पर हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, और जब हम ध्यान से पढ़ेंगे ही नहीं
तो हम समझेंगे कैसे? हम गलत पढ़ेंगे तो हम गलत समझेंगे। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हमें गलत पढ़ना नहीं है, हमें सही पढ़ना है। एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। वो क्या करते हैं बेसिकली, वो ये सोचते हैं कि हम अकाउंट्स के लिए 2 दिन पहले तैयारी कर लें, 3 दिन पहले तैयारी कर लें, या हम यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देख लें और देखने के बाद अब तो हमें अकाउंट्स बहुत अच्छे से आ गया। याद रहे, अकाउंट्स के लिए आपको लॉजिक चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए। एंड याद रहे कि विदाउट प्रैक्टिस आप अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे कैसे? तो परफेक्शन लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। सचिन तेंदुलकर हुए, लता मंगेशकर हुई, इन्होंने बहुत से रियाज किया है, बहुत सी प्रैक्टिस करी है, दिन रात इन्होंने एक कर दिया और तब जाकर के आज वो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर नोन एज गॉड। वन इज कॉल्ड एज गॉड ऑफ क्रिकेट एंड द अदर वन कॉल्ड एज गॉड ऑफ म्यूजिक या फिर सुर कोकिला। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहां पर इस तरह की गलतियां हमारे से होती हैं, तो ये गलतियां हम न दोहराएं, ये गलतियां हम न करें। जनरली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप ऑब्जर्व करोगे, ये एक और तरह की कॉमन मिस्टेक्स जनरली पाई जाती है जब हम पेपर सॉल्व करते हैं। अब ये क्या मिस्टेक होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका साइन नोटेशन। वर्किंग नोट में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका साइन नोटेशन है। हमने डिस्कस किया है कि ये साइन नोटेशन किस तरह से डिफाइन किया जाता है, कहां पर प्लस आना चाहिए और कहां पर माइनस। एक बार अगर आपका साइन नोटेशन सही है तो चांसेस आर कि आप इसे सही तरह से सॉल्व करोगे। लेकिन और एक भी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है एंड सही जगह पर इसे लिखना है। और एक गलती बच्चे ज्यादा करके क्या करते हैं, यहां का टोटल हमने सही किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर 14 + 12 हमें 26,000 सही से हमने कर दिया। यहां पर 12 + 1 13,000 बिल्कुल सही है। हमें माइनस करना था, लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर जोड़ देते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? इसे रीसेंसी इफेक्ट कहा जाता है। अब ये रीसेंसी इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली हमारे दिमाग में चल रहा था जोड़ने के लिए, यानी प्लस करने के लिए, तो हमने क्या किया, 14,000 + 12,000 26,000। फिर हमारे दिमाग ने क्या कहा कि नहीं, पहले तो तुमने जोड़ा ना, तो अब भी तुम फिर इसे जोड़ दो। तो इसे कहते हैं रीसेंसी इफेक्ट। तो रीसेंसी इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हमें अपना ध्यान दूसरी तरफ दौड़ाना बहुत जरूरी है। सर यानी 26,000 आपने यहां पढ़ लिया, अब आप ये भी पढ़ लीजिए कि आपने यहां ऐड करना है या लेस करना है। जब आप यहां ऑब्जर्व कर लोगे कि मुझे लेस करना है, तो वो रीसेंसी इफेक्ट कम हो जाएगा और आप यहां सही तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, और जब इस तरह की मिस्टेक्स होती है तो आपके 1 मार्क जा सकते हैं। ऑब्जर्व करेंगे फाइनल अकाउंट। अब नाउ फाइनल अकाउंट मोस्ट ऑफली देखा जाए तो हर पेपर में, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, एनुअल एग्जाम हो या कोई भी तरह की एग्जाम हो, और इस एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज भी फाइनल अकाउंट का होता है। और एक मिस्टेक्स यहां पर मल्टीप्लायर इफेक्ट देती है। अब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? यानी एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है। लेट अस ऑब्जर्व क्या गलतियां यहां पर होती हैं। तो आप ऑब्जर्व करोगे, हमने ट्रेडिंग अकाउंट लिख लिया है, फाइन। आपको टोटल करना है डेबिट का और क्रेडिट का, फाइन, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूं और डेबिट साइड का टोटल करूं तो क्या आना चाहिए? तो 7,14,000 + 80 करेंगे तो 7,94,000 सही हमने लिखा। आप ऑब्जर्व करेंगे यहां पर आपको ऐड करना था आउटस्टैंडिंग वेजेस 4,000, लेकिन हमने इसे आउटर कॉलम में लिखा ही नहीं। अब इस वजह से ये 34,000, ये 34,000 कैलकुलेशन में तो आएगा ही नहीं। एक ये मिस्टेक हुई। और क्या मिस्टेक होती है जनरली? हमें कैरेज, प्रीपेड कैरेज लेस करना होता है ना। अगेन सेम, बिकॉज ऑफ रीसेंसी इफेक्ट क्या होता है, 5,000 में से 1,000 माइनस करने के बजाय हमने इसे जोड़ दिया। और क्यों जोड़ दिया? क्योंकि पहले हमने ऐड किया था। तो हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है। ये कोई हमने अपराध नहीं किया, याद रहे ये एक गलती है, एक मिस्टेक है, लेकिन एग्जाम में की गई गलती हमारे लिए सजा होगी। और घर पे प्रैक्टिस के दौरान अगर ये गलती होती है तो हमें माफी मिल सकती है। लेकिन एनी हाउ आप ऑब्जर्व करेंगे यहां पर जब हम टोटल करें तो 6,53,000 आएगा, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहां पर 34,000 इंक्लूड नहीं किया गया और 1,000, इनफैक्ट 1,000 नहीं, 2,000
एक्स्ट्रा इंक्लूड हो चुका है। तो इस वजह से ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई और ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट रॉन्ग कैलकुलेट होगा। और जब ग्रॉस प्रॉफिट रॉन्ग कैलकुलेट होगा तो आप समझ रहे हैं कि आगे चल के जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, इवन दैट नेट प्रॉफिट विल गो रॉन्ग। और नेट प्रॉफिट अगर गलत है तो आपका क्लोजिंग कैपिटल रॉन्ग होगा। क्लोजिंग कैपिटल रॉन्ग होने की वजह से आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक गलती ने कितनी सारी गलतियां पैदा कर दी। अब ये जानबूझ करके हमने नहीं करी, लेकिन ये हमारे दिमाग में इस तरह से चीजें होती हैं। और अगर हम अपने मिस्टेक्स को थोड़ा ऑब्जर्व कर ले, थोड़ी चीजों को ऑब्जर्व कर ले, तो आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व कर पाएंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आ पाएंगे। सो याद रहे, हमें हमारी गलतियों से सीखना है, बिकॉज हम इंसान हैं और इंसान ही गलती कर सकता है ना।